दोस्तों, मैं हूं संदीप इनफैलबल और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आपके बहुत रिक्वेस्ट पर मैं एक बार फिर से उपस्थित हूं हिंदी सेशन के साथ। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के 12 क्लास का जो 100 मार्क्स का हिंदी का बुक है उसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हिंदी का जो आपका बुक है जिसका नाम द्विंगत है भाग 2, तो उसी बुक का हम लोग काव्य खंड का अध्ययन करेंगे, चैप्टर वाइज अध्ययन हम लोग करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो सबसे पहला चैप्टर है आपका कड़बक, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स अध्ययन करेंगे। उसका अर्थ निकालना सीखेंगे। जो इसमें काव्य रचना है उसके एक एक लाइन का अर्थ हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग कवि के जीवनी के बारे में जान लेते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म है वो 1492 के आसपास हुआ था। ठीक है, ये थोड़ा सा ये विवादास्पद हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि मतलब एस्टिमेटेड है, नहीं पता है, क्लियर नहीं हम लोग कह सकते कि कब इनका जन्म हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे आसपास मैंने लिख दिया। आपकी किताब में भी ऐसे ही लिखा हुआ है। निधन इनका जो है 1548 में हो गया था। ये भी मतलब कि क्लियर नहीं है, ये भी आसपास ही है, एक अनुमान मतलब कि लगाया गया है, जो एक्सपर्ट लोग हैं उनके द्वारा माना जाता है। इनका निवास स्थान की बात करें अगर हम, तो ये उत्तर प्रदेश के ही एक जायस नामक जगह है जहाँ पे ये रहा करते थे। इनका ये निवास स्थान था। ठीक है, कब्र इनकी अमेठी में है। पिताजी की नाम की अगर बात करें तो उनका नाम था मलिक शेख ममरेज। ठीक है, गुरु इनके जो थे वो सूफी संत थे, शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर थे। वृत्ति की अगर बात करें हम, तो आरंभ में जायस जो है जायस में तो ये रह ही रहे थे, वहाँ पे किसानी कर रहे थे। बाद में शेष जीवन जो है इन्होंने फकीरी में बिताई है। ठीक है, फिर बचपन में ही ये अनाथ हो गए थे। अनाथ होने के बाद इन्होंने जो है साधुओं फकीरों के साथ भटकते हुए बचपन इन्होंने बिताया था। आगे व्यक्तित्व के बारे में अगर हम बात करें तो हमें ये जानने को मिलता है कि चेचक के कारण जो है ये रूपहीन थे, और साथ ही साथ जो है ये बाई आंख और कान से वंचित थे। बाई आंख मतलब बाई आंख से इनको दिखता नहीं था, और कान से भी जो है इनको बहुत कम सुनाई पड़ता था, या नहीं सुनाई पड़ता होगा, तो बाई आंख और कान से। ठीक है, कृतियां की अगर हम इनकी बात करें, जिनको हम रचना कह सकते हैं, तो इन्होंने जो है टोटल 21 यानी 21 गो रचनाएं का उल्लेख ऐसा जानने को मिलता है, और जिसमें से कि पद्मावत जो है थोड़ा ज़्यादा फेमस है। अखरावट भी है, आखिरी कलम है, कहरनामा है, चित्रलेखा है, कन्हावत है, ये सब प्रमुख है। मतलब 21 में से ये सब प्रमुख हैं, और इन्होंने ये सारी 21, मतलब यहाँ पे तो मैंने 21 को नहीं लिखा हुआ है, आपके बुक में भी 21 को नहीं चर्चा किया गया था, तो जिस प्रकार से उसमें दिया था मैंने लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे पद्मावत को मैंने अंडरलाइन इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये हम लोग जो काव्य पढ़ने वाले हैं आज इस सेशन में, वो काव्य भी इसी पद्मावत से लिया गया है, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया गया है। आप देखे होंगे मूवी भी पद्मावत आया था, तो इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ ये रचना है पद्मावत। ठीक है, महाकाव्य है ये। आइए देखते हैं लाइन को और उसके अर्थ को भी एक एक करके समझते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा लाइन है, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जेई कवि सुनी। देखिए, इसको जानने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि आपके एग्जाम में जो है ये लाइन एक्सप्लेन करने के लिए आएगा। ठीक है, एक्सप्लेन यानी कि व्याख्या करने के लिए। तो जब भी कोई भी लाइन अगर व्याख्या करने के लिए दे दे इस चैप्टर से, तो आप जो है ये लाइन जरूर लिखिएगा। ये फर्स्ट वाला लाइन जो है ना, ये लिखने के बाद ही जो है आप इस लाइन का अर्थ जो है लिखिएगा। ठीक है, ये लाइन मैं पढ़ देता हूं। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जेई कवि सुनी। प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत से लिया गया अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि, ये बात आप हर लाइन में लिखिएगा, मैं भी लिखा हुआ हूँ। यानी कि अगर आपको ये व्याख्या करने के लिए आता है तो जिस प्रकार से मैंने ये लिखा हुआ है ना, आप सेम टू सेम इसको लिख सकते हैं। एग्जाम में भी ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, या अपने मन से भी अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अर्थ सुटेबल होना चाहिए। तो देखिए, ये वाला इसलिए मैंने लिखा हुआ है क्योंकि ये पूरा
ये जो पोएम है यानी काव्य खंड है, ये पूरा काव्य खंड ही जो है पद्मावत से लिया गया है, इसीलिए मैंने ये बार बार लाइन हर जगह लिखा हुआ है। इसमें भी मिलेगा आपको, आगे भी मिलेगा। देखते हैं अब इसके अर्थ को समझते हैं कि एक नयन कवि मुहम्मद गुनी, यानी कवि एक आंख के होते हुए भी गुणी है, गुणवान है। जैसा कि हमने जीवनी में पढ़ा भी था कि कवि एक आंख के थे, तो भले ही कवि एक आंख के थे लेकिन गुणी है, गुणवान है। सोई बिमोहा जेई कवि सुनी, और जो कोई भी कवि के यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी के काव्य को सुनता है वो इनके काव्य को सुनकर इन पर मोहित हो जाता है। भले ही एक आंख के क्यों न है लेकिन मोहम्मद जी जो हैं वो गुणी है, और जो कोई भी इनके काव्य को सुनता है वो इनके ऊपर मोहित हो जाता है। चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन उजियारा। जग सुझाए कई नयनाहा, उहा सुख अस नख तनमाहा। ये भी यहाँ पे भी मैंने वही लिखा हुआ है, प्रस्तुत पंक्ति है मलिक मोहम्मद जायसी। यानी ये ऊपर वाला लाइन जो है मैंने रिपीट किया है। आपको जब ये इसका व्याख्या करने के लिए आएगा तो सबसे पहले ये लाइन लिखिएगा, उसके बाद इनका अर्थ लिखिएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या कहते हैं। चांद जैस जग विधि अवतारा, यानी ईश्वर चांद के तरह ही जो है इनको भी धरती पर उतारा है। यानी जिस प्रकार चांद को ईश्वर ने बनाया है उसी प्रकार से जो है ईश्वर ने इन्हें भी बनाया है, इन्हें भी धरती पर उतारा है। और ईश्वर चांद को तो बनाया लेकिन चांद में भी जो है ईश्वर ने क्या किया कि एक कमी दे दी, उसमें दाग दे दी, यानी एक कमी दे दिया। तो ठीक उसी प्रकार जो है कवि में भी जो है एक कमी उन्होंने दे दिया है, यानी बिल्कुल चांद के ही तरह इनको भी धरती पे उतारा है लेकिन इनमें भी जो है चांद के ही तरह कमी दे दी है। यानी आप कमी वो कह सकते हैं इनके आंख को और कान को जो है। लेकिन कह रहे हैं कि दिन कलंक जिन उजियारा, यानी ईश्वर ने जो है इनमें भी कमी छोड़ दिया है। फिर भी जो है जिस प्रकार चांद में कमी होते हुए भी वो पूरे संसार को प्रकाशित करता है, ठीक उसी प्रकार कवि भी जो है अपने काव्य की प्रकाश जो है पूरे संसार में फैला रहे हैं। यानी भले चांद में दाग है, कमी है, लेकिन फिर भी जो है दिन कलंक किन उजियारा, यानी वो पूरे विश्व को, पूरे संसार को जिस प्रकार से उजाला करता है, प्रकाश फैलाता है संसार में, उसी प्रकार से कवि भी जो है एक आंख के होते हुए भी पूरे संसार में अपने काव्य से प्रकाश फैलाने का काम कर रहे हैं। जग सुजाए कही नैनाहा, उआ सुख अस नख तनह माहा, यानी जिस प्रकार जो है कई ग्रहों के बीच अकेला शुक्र जो है उदित है, ठीक उसी प्रकार कवि भी जो है एक आंख के होते हुए भी पूरी दुनिया को भली भांति समझ लिए हैं। और पूरे दुनिया में भले ही दो आंख वाले या इनसे सुंदर व्यक्ति भी हैं, लेकिन फिर भी अपने गुण के बदौलत इन्होंने जो है उन सारे लोगों में अपनी एक पहचान बनाई है। यानी देखिए यहाँ पे उआ सुख अस नख तनह माहा, यानी ग्रह तो बहुत सारे हैं लेकिन उनमें जो है सुख एक छोटा ग्रह है, देखा जाए तो बृहस्पति से तो छोटा ही है ना, लेकिन फिर भी जो है यह अपनी पहचान बनाया हुआ है, ये क्योंकि इसमें एक खास गुण है शुक्र में। ठीक उसी प्रकार जो है बहुत से सुंदर सुंदर लोग मिलेंगे दुनिया में, लेकिन कवि जी में ऐसा खास गुण है कि उन सुंदर लोगों के बीच भी जो है अपनी इन्होंने अच्छी पहचान बनाई हुई है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। जौ लही अम्बही डाभ न होई, तौ लही सुगंध बसाई न सोई, यानी जब तक से आम में नुकीली डाभ नहीं होती है, नुकीली डाभ मतलब मंजरी, जो जब आम का वो नहीं निकलता है, क्या बोलते हैं उसको, आम से पहले वो ठोरा की क्या तो टिटोरा बोलते हैं, तो वहीं डाभ नहीं होती है तब तक से उसमें सुगंध भी नहीं आता है, टिकोरा बोलते हैं शायद। ठीक है, किन समुद्र पानी जो खारा, तौ अति भयउ असुझा पारा, कहते हैं कि समुद्र का पानी जो है खारा है, इसीलिए वो असुझ और अपार भी है, इसलिए अभी तक कोई उसे जो है समझ भी नहीं पाया है। यानी किन समुद्र पानी जो खारा, समुद्र का पानी खारा है इसीलिए वो जो है असुझ और अपार भी है। तो अति भयउ असुझ अपारा, हो सकता है कि अगर समुद्र का पानी खारा नहीं होता, अगर मिठाई होता तो लोग उसको पीने लगते या और कामों में उसको यूज करते, तो और कामों में यूज करते तो उसके बारे में लोग जो है सोचना बंद कर देते। आज अगर वो खारा है तभी जो है वैज्ञानिक भी उसके बारे में सोचते हैं, खोज करते हैं कि आखिर ये खारा क्यों है। वो एक अलग गुण है उसमें, वो खारा है इसलिए उसमें एक अलग गुण है। तो उसी तरह से कवि भले ही जो है एक आंख से अंधे हैं, कुरूप भी हैं, सुंदर नहीं लगते हैं देखने में, फिर भी जो है यह एक अलग उनकी पहचान है, जैसे कि समुद्र का है।
आगे कहते हैं कि जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भाग कंचन गिरी लाग आकाशा। जौ लही घड़ी कलंक न परा, कांच होई नहीं कंचन करा। कहते हैं कि जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा, यानी जब तक से सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया, विनाशा मतलब विनाश करना, यानी जब तक से सुमेरु पर्वत को नष्ट नहीं किया गया था, भाग कंचनगिरी लाग आकाशा, तब तक से जो है वह सोना का नहीं हुआ था। आप लोग पुराणों में सुने होंगे कि जब भगवान शंकर जो है सुमेरु पर्वत को विनाश करने के लिए मारे थे तो वो सोना का बन गया था ना। जौ लही घड़ी कलंक न परा, कांच होई नहीं कंचन करा। जब तक से घड़िया को जो है घड़िया में जो है सोने को गलाया नहीं जाता है, तब तक से वह कच्ची धातु जो है नहीं बनता है। यानी कि सोना गलाने वाले पात्र को ही हम लोग घड़िया बोलते हैं। तो जब तक से हम लोग घड़िया में जो है सोने को गलाएंगे नहीं, तब तक से वो कच्ची धातु जो जिसको हम गलाते हैं वो सोना का रूप नहीं पकड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक नयन जस दर्पण अह तेहि निर्मल भाऊ, सब रूपवंत गही मुख जो वही कई चाऊ। ठीक है, कहते हैं एक नयन जस दर्पण अ तेहि निर्मल भाऊ, यानी कभी कहते हैं कि एक नयन के होते हुए भी जो है यह कांच के ही तरह निर्मल और स्वच्छ भाव वाले हैं। यानी एक नयन जस दर्पण और तेहि निर्मल भाव, यानी एक नयन के भले ही हैं, लेकिन एक नयन के होते हुए भी यह बिल्कुल दर्पण की तरह ही स्वच्छ और निर्मल है। पता ही है आपको, दर्पण बहुत ही स्वच्छ और निर्मल होता है, क्योंकि दर्पण के सामने जो कुछ रखा जाए वह दर्पण जो है उसी चीज को प्रदर्शित भी करता है। जानते हैं ना, दर्पण जो है सच बोलता है हमेशा, क्योंकि जो उसके सामने रखिएगा उसे ही वो दिखाता है। तो इसीलिए जो है इनको दर्पण से तुलना किया जा रहा है कि एक नयन के भले ही है, लेकिन यह दर्पण के ही तरह निर्मल और स्वच्छ भाव वाले हैं, और इनकी गुण भी जो है स्वच्छ और निर्मल है। बाकी आगे कहते हैं कि सब रूपवंत गही मुख जो वही कई चाऊ, यानी इसी गुण के वजह से, यानी इनमें स्वच्छ भाव है, अच्छा गुण है इनमें, तो इसी गुण के वजह से जो है बड़े बड़े रूपवान लोग भी जो हैं उनके चरण पकड़ते हैं, और चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा करके उनकी मुख की तरह ताका करते हैं। सब रूपवंत गही मुख जो वही कई चाऊ, यानी एक से एक बड़े लोग जो हैं इनके गुण के ही बदौलत इनके पास आते हैं, इनके चरण पकड़ लेते हैं, और चरण पकड़ के इनकी मुख की तरफ देखते रहते हैं कि कुछ अच्छा मिल जाए, कुछ जानने को मिल जाए, कुछ सीखने को जो है इनसे मिल जाए, ऐसी जो है इच्छा वो रखते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट इसका एक और पार्ट बनेगा, ये वीडियो का पार्ट 1 है। ठीक है, ये 2 भाग में हम इसको बनाएंगे। ये आपका वीडियो का पार्ट 1 होगा। सेकेंड पार्ट में जो आधा इसका जो खंड 2 को है उसका हम व्याख्या बता देंगे। ठीक है, तब तक से आप इसको जो है बढ़िया से पढ़ करके और प्रैक्टिस कर लें, ताकि अगर इसमें से कोई व्याख्या करने के लिए आए तो आप आसानी से हल कर सकें। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है, वो भी जल्द से जल्द इसको पढ़ करके एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सके। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।